Hello friends, this is your favorite anonymous zoologist. This is my first lecture on this channel. ये चैनल जो है एक्सक्लूसिवली हमने ऑर्गेनिक लर्नर्स के लिए बनाया है। यहाँ हम अपनी पहचान और चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। हम फोकस करेंगे कंटेंट डेवलपमेंट पे। कम्प्लीटली ऑर्गेनिक ऑडियंस बिल्ड करना चाह रहे हैं हम। दूसरी चीज़ ये है कि भले ये फ्री चैनल है, एनोनिमस है, एक्सक्लूसिवली किसी का नाम किसी के बैनर के नीचे नहीं चल रहा है, बट आई श्योर यू कि कंटेंट यहाँ पे एक्सक्लूसिव होगा, लेटेस्ट होगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं आज ही लाइफ साइंसेस का अपने पास पेपर आया है और आज ही ये वीडियो बन करके आपके सामने आ चुकी है। तो हम गेट लाइफ साइंसेस गेट 2025 लाइफ साइंसेस का जो पेपर है उसमें जो अपना पार्ट है लाइफ साइंसेस का, उसमें जो बेसिकली अपने पास रहता है एंड जनरल एप्टीट्यूड का जो पार्ट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फुल एक्सप्लेनेशंस होंगे इसके अंदर, कोई भी शॉर्टकट्स हम आपको यहाँ पे नहीं बताएंगे। कम्प्लीटली जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है उस पर हम फोकस रखेंगे। पर सबसे पहले हम जो इस पेपर का जो बेसिक फॉर्मेट है जिस पे ये चलता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली अपने पास फर्स्ट सेक्शन होता है जनरल एप्टीट्यूड का। इसके अंदर 1 to 5 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के। अपने पास 6 to 10 जो क्वेश्चन हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। जनरल एप्टीट्यूड में आपके पास MCQ टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखिए ये जो गेट का पेपर है इसका जो फॉर्मेट है दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द CSIR फॉर्मेट। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि वो सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती जो जनरली CSIR में पूछी जाती हैं, और फॉर्मेट इसलिए अलग है क्योंकि CSIR में सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। मतलब एक ऑप्शन तो आपका ऑब्वियसली उसमें से करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ कई बार ऐसा होता है कि MSQ टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, दैट इज़ मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस। मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस यानी कि एक से ज़्यादा क्वेश्चन, एक से ज़्यादा ऑप्शंस जो हैं उस केस में आपके सही होते हैं, आंसर यानी कि उनका सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो सेक्शन आ रहा है अपने पास दैट इज़ केमिस्ट्री। ये आपका कंपलसरी सेक्शन होता है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, ये कंपलसरी सेक्शन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 to 19 आपका 1 मार्क का होता है, 20 to 27 आपका 2 मार्क का होता है। ये इनके नेगेटिव मार्किंग्स हैं। ये 1/3 है, दिस इज़ 2/3। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अपने को इसके अंदर चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। नेक्स्ट आगे अपन चले तो सबसे पहले जो दूसरा सेक्शन जो अपने पास है दैट इज़ सेक्शन QRST। ये जो सेक्शन होता है दिस इज़ P। नाउ व्हाट वी हैव हियर इज़ सेक्शन Q to U। ये जनरल एप्टीट्यूड इज़ कंपलसरी। P सेक्शन जो केमिस्ट्री का है दैट इज़ ऑल्सो कंपलसरी। बट ये जो सेक्शन है QRST एंड U, यहाँ से लेके आपको सिर्फ 2 ही सेक्शंस अटैम्प्ट करने हैं। 2 ही सेक्शंस अटैम्प्ट करने हैं, तो 2 ही सेक्शंस आप चूज़ कर सकते हैं। सेक्शंस कौन से होते हैं? सबसे पहले अपना बायोकेमिस्ट्री आ जाता है, सेकंड नंबर पे अपना आता है जूलॉजी, फिर आता है अपना बॉटनी। बॉटनी के अलावा यहाँ पे माइक्रो रहता है और फूड टेक्नोलॉजी भी आपके पास रहता है। तो ये पांचों में से आप कोई भी 2 सेक्शंस लेकर के अपना जो क्वेश्चन है या जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट चॉइसेस। मैंने यहाँ पे हम सारे ही सेक्शंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज जैसे हम सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड पे फोकस करें, धीरे धीरे हम सभी सेक्शंस की बात यहाँ पर आपके सामने करेंगे। तो सबसे पहले अपन चलेंगे जनरल एप्टीट्यूड के अंदर। तो सबसे पहले जो ये पेपर है IIT रुड़की ने इस बार ऑर्गेनाइज़ कराया था, तो उनका ये लोगो है, उन्हीं का कंटेंट है, उन्हीं ने ये पेपर आज रिलीज़ किया है। मास्टर क्वेश्चन पेपर में से मैंने ये चीज़ ली है। तो जनरल एप्टीट्यूड जो है इसमें 1 to 5 आपका 1 मार्क ईच रहेगा। लाइफ साइंसेस का ये पेपर है हमारा। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास आ रहा है जो कि है इंग्लिश। ठीक है, इवन दो आई हैड प्लान टू गो स्कीइंग विद माई फ्रेंड्स आई हैड टू, यहाँ पे डैश भरना है अपने को, एट द लास्ट मोमेंट बिकॉज ऑफ एन इंजरी। तो इंजरी हो रही है यहाँ पे, तो ज़रूरी हो सकता है कि ये कैंसिल कर रहे हैं। तो हमको यहाँ देखना है कि कैंसिल करने के लिए कौन सा वाला यहाँ पर अपन ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, बैकअप, बैक ऑफ, बैक ऑन और बैक आउट। तो इसमें से अपना ऑप्शन बैक ऑफ आपको लग सकता है और बैक आउट आपको लग सकता है। बाकी बैकअप और बैक ऑन तो सेट ही नहीं हो रहा है, मीनिंग के हिसाब से नहीं जा रहा है। ऑफ यहाँ इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एट प्रेजेंट है। तो बैक आउट अपना जो है मोस्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हर जगह आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि अपने को ये चीज़ वेरीफाई करनी पड़ेगी कि ये क्वेश्चन जो है ये मल्टीपल चॉइस है या मल्टीपल सिलेक्ट है या न्यूमेरिकल आंसर टाइप है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड में हमको ये रिस्क नहीं, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड में सारे ही क्वेश्चंस क्या आते हैं, MCQ टाइप के आते हैं। तो आपको जनरल एप्टीट्यूड में तो ये रिस्क नहीं है। बट आप जैसे जैसे सेक्शंस में आगे बढ़ेंगे वहाँ पर आपको हर बार ऊपर यहाँ पे लिखा होता है कि ये कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पे इसकी नेगेटिव मार्किंग और पूरा मार्क्स लिखा होता है स्क्रीन के ऊपर।
तो वो आपको देखते हुए चलना है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सेकेंड क्वेश्चन, अगेन अपने पास इंग्लिश का ही क्वेश्चन है। द प्रेसिडेंट अलॉन्ग विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डैश टू विजिट इंडिया नेक्स्ट वीक, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द अबव सेंटेंस। अब देखो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में ही वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है। विश है, विशेज़ है, विल विश है, इज़ विशिंग है। तो यहाँ पे विश नहीं हो सकता है क्योंकि 2 लोगों की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे 2 से ज़्यादा लोगों की बात करें, प्रेसिडेंट है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। और जो यहाँ कॉमा लगा दिया है दैट मीन्स ये सेंटेंस कंटिन्यूअस चल रहा है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ गया है तो मिनिस्टर्स के आगे अपन विश नहीं लिख सकते, सिंगल फॉर्म ऑफ वर्ब आ ही नहीं सकता है। विल विश की तो बात ही नहीं हो रही है क्योंकि नेक्स्ट वीक जाना है ना। विल विश टू विजिट इंडिया नेक्स्ट वीक का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है यहाँ। इज़ विशिंग टू विजिट इंडिया नेक्स्ट वीक भी नहीं हो सकता है। तो बचा क्या अपने पास, विशेस, और ये इसके साथ सही कंटिन्यूसली सेट हो रहा है। तो जो अपना ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। की के हिसाब से भी आंसर्स करेक्ट है, मैंने दोनों जगह वेरीफाई कर लिया है। यहाँ अपन एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ है वो अपन कह रहे हैं कि सही है तो सही क्यों है, ठीक है। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन से अपन आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन अपना मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया है। तो थर्ड क्वेश्चन जो है अपना मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। हर रोज़ जो है आप लोग यहाँ देखेंगे, आज हम जनरल एप्टीट्यूड डिस्कस कर रहे हैं, धीरे धीरे हर रोज़ नए वीडियोस आएंगे। जनरल एप्टीट्यूड का आया है आज, जैसे कल आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर केमिस्ट्री का वीडियो मिलेगा। इसी तरीके से डेली यहाँ पर वीडियोस आने वाले हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो यहाँ पर हम थर्ड क्वेश्चन पे थे। एन इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी कंपनी चार्जेस ₹7 पर किलोवाट आवर, ठीक है। If 40 watt desk light is left on for 10 hours each night for 180 days, what would be the cost of energy consumption? तो पहली चीज़ ये पूछ रहा है कि 40 watt की जो लाइट है अगर 10 घंटे चल रही है, कितने दिन के लिए, 180 दिन के लिए, तो जो एनर्जी कंजम्पशन है उसकी कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ ये कह रहा है कि अगर जो डेस्क लाइट है 2 घंटे एक्स्ट्रा चलती है हर रोज़ 180 दिन के लिए, तो व्हाट वुड बी द परसेंटेज इंक्रीज़। तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज़ निकालना है कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन में। कॉस्ट निकालने के लिए अपने को पहले एनर्जी कंजम्पशन निकालना पड़ेगा। एनर्जी कंजम्पशन की कॉस्ट क्या होगी, एनर्जी कंजम्पशन इंटू 7, क्योंकि वो पर किलोवाट आवर में, यूनिट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, बट एक बार के लिए रफ फॉर्मूला बना रहे हैं अपन। तो यहाँ पे 10 रहेगा क्योंकि 10 आवर्स के लिए जल रही थी, यहाँ पे एडिशनल 2 आवर्स के लिए जल रही है, यानी 2 आवर अतिरिक्त जल रही है। तो हम लोग यहाँ पे इसको 12 कर देंगे। डेज़ अपने सेम है 180, तो ये आ जाएगा अपना दूसरी जो लाइट है, जब आवर्स ज़्यादा है तो उसका एनर्जी कंजम्पशन, ये कम थे तब का एनर्जी कंजम्पशन। पूछ क्या रहा है अपने को कि जब कम थे तो एनर्जी कंजम्पशन की कॉस्ट कितनी होगी, और जब बढ़ गए तो एनर्जी कंजम्पशन की कॉस्ट है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसका परसेंटेज चेंज अपने से ये पूछ रहा है यहाँ पर, है ना। क्वेश्चन एक ही नंबर का है अभी भी, लेकिन सॉल्व तो करना पड़ेगा, चाहे एक का हो चाहे आधे नंबर का हो। तो सबसे पहले अपन देखेंगे 40 वाट्स को अपन ने यहाँ पे किलोवाट आवर में चेंज कर लिया है। किलोवाट आवर में चेंज कर लिया, उसके बाद जो सिमिलरली आवर्स कितने थे, 10 आवर्स थे। टोटल डेज़ कितने थे, 180 डेज़ थे। उसके बाद टोटल एनर्जी कंजम्पशन अपना कितना आएगा किलोवाट आवर्स में, 72 किलोवाट आवर्स। ये तब की कंडीशन है जब जो लाइट है सिर्फ 10 आवर्स के लिए जल रही है। तो अपनी एनर्जी कंजम्पशन की कॉस्ट कितनी आ रही है, 72 किलोवाट आवर इंटू 7 रुपीज़ पर किलोवाट आवर, तो 504 रुपये अपनी एनर्जी कंजम्पशन की कॉस्ट आ रही है, ठीक है। अब ऑप्शंस देखेंगे तो आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें 504 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक ही ऑप्शन है, लेकिन हम आगे भी फर्दर इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि अपन एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, अपन यहाँ पे गेस वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो डेस्क लाइट जो अगर 2 और घंटे के लिए जलती है तो हर टाइम लेफ्ट ऑन ईच नाइट विल बी 12 आवर्स। सेम फार्मूला में लगा के अपन इसकी सेम वे में कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पहले अपना आ रहा है कि कंजम्पशन कितना है, 86.4 किलोवाट आवर है। अब 86.4 किलोवाट आवर को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना एनर्जी कंजम्पशन कितना आ जाएगा, 604। अब अपने को इसका चेंज परसेंटेज चेंज निकालना है, तो 604 में से अपन माइनस करेंगे 504, 604.8 है एक्चुअली एनर्जी कंजम्पशन का कॉस्ट जब 12 घंटे लाइट जल रही है उस केस में, डिवाइडेड बाई 504 इंटू 100 हो जाएगा अपना। तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 100.8 या फिर हाँ 100.8 आएगा। उसके बाद ये 504 से डिवाइड हो जाएगा, ये यहाँ पे जो भी आपका कैलकुलेशन होगा तो अप्रॉक्सीमेटली अपना 20% के आसपास आ जाएगा। इस कैलकुलेशन के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्या है, ये अपने पास वहाँ पर ऑलरेडी साइंटिफिक कैलकुलेटर गिवन होता है,
तो अपने को इतनी डिफ़िकल्टी वहाँ पर नहीं होगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये चीज़ अगर आपको ध्यान है तो आप सिंपली इसको फॉर्मूला में पुट करके और आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अपन चल रहे हैं उसके अंदर, ये तो आपका हो गया सॉल्व मैथमेटिकली। नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन आएगा दैट इज़ अ रीजनिंग क्वेश्चन। अब रीजनिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 1 पूछ रहा है, क्या यहाँ पे पूछ रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द इंटायर ब्लॉक्स लेबल्ड 1, 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे अपन पहले तो उस ब्लॉक को देखेंगे जिसमें सारी वैल्यूज़ गिवन है और कुछ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो नंबर 14 दिया हुआ है। नंबर 14 अगर अपन अल्फ़ाबेटिकली देखें ABCDEFGHIJKLM एंड N। वैसे तो ये लॉजिकल रीजनिंग की सीरीज़ है, ये सबको याद ही होती है, पर फिर भी हम यहाँ बना लेते हैं ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ अपन देखेंगे, तो जैसे अपन लॉजिकली चलते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं तो यहाँ पर अपने पास नंबर 14 पे जो है यहाँ पर अपने पास N आ जा रहा है, ठीक है। 21 पे अगर अपन देखेंगे, हाँ यहाँ एक J रह गया है इसलिए यहाँ पे दिक्कत हो रही है, यहाँ पे एक J रह गया है। तो जैसे आप देखोगे IJK है, ठीक है। तो यहाँ पे हम J लिख देंगे, IJKLMNOPQRST एंड U। तो आप देखेंगे यहाँ से अगर अपन एक एक नंबर देते जाएं, 14 पे अपना N आ रहा है, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21 पे अपना क्या आ रहा है, U आ रहा है। तो सिमिलरली हम यहाँ देख सकते हैं कि 14 वाला तो यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ लिखा हुआ है। तो अब अपने को ये फर्स्ट वाले का देखना है। तो यहाँ पे 6 पे जो है F है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब 9 पे अपने को देखना है क्या आ रहा है, 9 पे जी अपना आ रहा है I। तो फर्स्ट वाला होना चाहिए यहाँ पे I। ऑप्शन I वाला देखेंगे हम क्या है, एक ही है। अब हम फिर भी इसको क्रॉस चेक करेंगे, जो यहाँ 15 लिखा है तो 15 पे अपना O आ रहा है, लेकिन अब क्या है ये दोनों ही गैप जो है वो गायब है। तो अपन ये देखेंगे कि जो नंबर 10 है, जैसे नंबर 10 है इस ऑप्शन में, तो अगर हम 3 की जगह नंबर 10 लिखते हैं तो सेकंड पे क्या आना चाहिए, तो सेकंड पे जी अपना J आना चाहिए। तो यहाँ J है, सही है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 12 यहाँ पर है तो यहाँ L आ गया है, 12 यहाँ पर है तो L सही है। फिर ये H यहाँ पर है तो नंबर कौन सा आना चाहिए, तो जी H अगर यहाँ पर है तो नंबर 8 आना चाहिए। तो C जो है वो सारे ऑप्शंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इस वजह से C जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा इस केस में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अगेन आपका मतलब डायग्रामेटिक या फिर स्पेशल लर्निंग से रिलेटेड है। तो स्पेशल लर्निंग में अपन देखते हैं कि भाई किस तरीके से अपने को ये क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो ये कह रहा है कि एक बैग है, उसमें वायलेट बॉल्स हैं, येलो बॉल्स हैं, रेड बॉल्स हैं और ग्रीन बॉल्स हैं। तो हम उसको कह रहे हैं कि जब काउंट कर रहे हैं तो फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ओब्टेन्ड, मतलब ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं अपने को। तो जो रिजल्ट्स हैं वो क्या हैं, 4 रिजल्ट्स हैं। तो जो सम है येलो बॉल्स का और जो ट्वाइस नंबर ऑफ वायलेट बॉल्स है जी, उन दोनों को जब हम प्लस कर रहे हैं तो 50 आ रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है कि वायलेट बॉल्स और ग्रीन बॉल्स को जब हम मिला रहे हैं तो कितनी बॉल्स बन रही हैं, 50। तीसरी कंडीशन है कि येलो और रेड बॉल्स को मिलाने पे भी कितनी बॉल्स बन रही हैं, 50। फिर ये कह रहा है द सम ऑफ वायलेट एंड ट्वाइस द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज़ 50। तो ये चारों कंडीशंस किस ग्राफ में अपनी सेटिस्फाई हुई, किस डायग्राम में अपनी सेटिस्फाई हुई, तो एक एक करके अपन चेक करेंगे। सबसे पहले ये कह रहा है कि जो येलो बॉल्स हैं, अब इसमें येलो बॉल्स कितनी है, 30। फिर ये कह रहा है ट्वाइस द नंबर ऑफ वायलेट बॉल्स, वायलेट बॉल्स कितनी है, 10। तो 30 प्लस 2 इंटू 10, तो ये अपना 50 हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन इस ग्राफ में सेटिस्फाई हो गई अपनी, इस डायग्राम में अपनी सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड कंडीशन क्या कह रही है, सेकेंड कंडीशन अपनी कह रही है कि जो वायलेट बॉल्स हैं और जो ग्रीन बॉल्स हैं दोनों को मिला करके कितना होना चाहिए, 50। तो वायलेट बॉल्स हैं 10, ग्रीन बॉल्स कितनी है अपनी 40, दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा 50। चलो जी, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब थर्ड कंडीशन देखेंगे। थर्ड कंडीशन में कह रहा है कि सम ऑफ येलो एंड रेड बॉल्स, अब येलो 30 है, रेड अपना 50 है, तो येलो की 30 प्लस रेड की अपनी 20, तो मिला के अपनी 50 फिर से हो गई, ये भी सही है। फोर्थ कंडीशन अपनी क्या कह रही है कि सम जो है वायलेट बॉल्स का ट्वाइस द नंबर ऑफ रेड बॉल्स है। वायलेट बॉल्स कितनी है 10, रेड बॉल्स कितनी है
20, लेकिन ये कह रहा है उसका ट्वाइस करना है, तो ये टोटल अपना कितना हो जाएगा 50। तो चारों कंडीशंस अपनी फर्स्ट डायग्राम में ही सेटिस्फाई हो गई हैं, तो अपना ए जो है वो राइट आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 5, है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शफल्ड होता है, तो आपको सारे ग्राफ्स के साथ इसको मैच करके देखना है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको ज़रूरी पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये भी एक इंग्लिश का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पर फिर भी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। पूरा क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि पूरा पढ़ने के बिना आपको कोई भी आइडिया नहीं लग सकता है जब पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है। तो बहुत ही ईजी है ये। हिज लाइफ वॉज डिवाइडेड between the books, his friends and long walks. A solitary man, he worked at all hours without much method and probably courted his fatal illness in his way. To his own name there is not much to show, but such was his liberality that he was continually helping others, and fruits of his erudition are widely scattered and have gone to increase many a comparative stranger's reputation. ये किसका है? फ्रॉम E.V. ल्यूकस, अ फ्यूनरल। अब ये जो पैराग्राफ है ये इसमें से लिया गया है, यहाँ नीचे अपने को सोर्स दिया हुआ है। अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऊपर वाला पैराग्राफ तो हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन हमको कह रहा है जी, बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द अबव पैसेज, मतलब इस पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे आपको कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू लग रहा है। सबसे पहली बात है, द सॉलिटरी मैन डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज इज डेड। सही बात है जी, डेड है। स्ट्रेंजर्स हेल्प्ड क्रिएट अ ग्रैंड रेपुटेशन फॉर द सॉलिटरी मैन डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। सॉलिटरी मैन डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज फाउंड जॉय इन स्कैटरिंग फ्रूट्स, ये भी गलत है। सॉलिटरी मैन वर्कड इन द कोर्ट वेयर ही फेल इल, लेकिन ये भी गलत है, यहाँ पे तो कहीं लिखा ही नहीं है। हिज लाइफ वॉज डिवाइडेड बिटवीन बुक्स, हिज फ्रेंड्स एंड लॉन्ग वॉक्स, कोर्ट की तो कहीं बात ही नहीं हुई है, तो ये स्टेटमेंट भी जी अपना गलत हो जाता है। बचा अपने पास एक ही स्टेटमेंट ए, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास आ रहा है कि ये जो क्लॉक है इस फिगर में, तो अगर इसमें ओ स्टार की वैल्यू करनी है तो ओ जो है कैसी वैल्यू होगी ओ स्टार की? ओ से शुरू होगी, देन इट विल बी क्यू, फिर उसके बाद जी कह रहा है कि क्यू के बाद लेना है अपने को एस, ओ के बाद लेना है क्यू, क्यू के बाद कह रहा है एस लेना है। तो ये ओ से स्टार्ट हो रहा है अपना, ओ से बाद पहले जा रहा है क्यू, क्यू के बाद जा रहा है एस, यानी एक एक जो नंबर है बीच का अपने को स्किप कर देना है। लेकिन एस के बाद ये सीरीज़ ऐसी नहीं चल रही है, एस के बाद ये बंदा पहुंच जा रहा है सीधा जेड, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो बीच के 1 2 3 4 5 एंड 6 लेटर्स हैं इनको स्किप कर रहा है। फिर जेड के बाद फिर से वही क्लॉकवाइज सीरीज़ चल रही है इसकी। फिर जेड के बाद कहाँ जा रहा है? जेड, जेड के बाद जा रहा है पी, पी के बाद जा रहा है आर, आर के बाद जा रहा है जी टी। तो इस तरीके से ये अपनी सीरीज़ कंप्लीट कर रहा है। चलो हमें एक पैटर्न मिला है अभी, तो हम इस पैटर्न को क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे? जो दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें उससे वेरीफाई करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है एक्स स्टार, एक्स स्टार को कहाँ से स्टार्ट करा है? एक्स, तो जो अपना पैटर्न है उसके हिसाब से नेक्स्ट होना चाहिए जेड, फिर होना चाहिए पी, फिर पी के बाद इसको 6 लेटर छोड़ने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर अपना होना चाहिए जी डब्लू, डब्लू के बाद भी क्लॉकवाइज चलते हुए फिर होना चाहिए वाई, वाई के बाद अपना एक और छोड़ दो फिर होना चाहिए ओ, ओ के बाद जी अपना होना चाहिए क्यू। तो चलो पैटर्न अपना कंफर्म हो गया। पैटर्न कंफर्म हो गया तो अब ये देखते हैं ये पूछ क्या रहा है। ये तो जी पूछ रहा है कि आपको क्या करना है? पी स्टार बनाना है। तो पी स्टार बनाना है तो स्टार्ट कहाँ से होगा? पी, पी के बाद जाएंगे जी आर, आर के बाद जाएंगे टी। अब टी के बाद हम 6 लेटर्स छोड़ देंगे फिर से 1 2 3 4 5 एंड 6। स्टार्ट कहाँ से होगा अपना? फिर से ओ से। ओ के बाद फिर क्या करना है? वही स्किप वाला चलना है। ओ के बाद क्यू, क्यू के बाद एस, एस के बाद जी अपना यू। तो अपना पूरा सीरीज़ क्या बन गया? पी आर टी, टी के बाद ओ क्यू एस एंड यू। ये अपना कहाँ सेटिस्फाई हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी। तो जी अपना ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 से जो है आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से आपके 2 मार्क्स ईच वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि टाइम इसमें ज़्यादा लगने लगेगा अपने को। टाइम ज़्यादा लगेगा तभी तो उसके 2 मार्क्स मिल रहे हैं। अब ये कह रहा है कंसिडर अ 5 डिजिट नंबर पी क्यू आर एस टी। अब ये जो पी क्यू आर एस टी है ये रिप्रेजेंटेटिव है किसी नंबर का। नंबर के जो डिजिट हैं वो डिस्टिंक्ट है, मतलब एक दूसरे से सेम नहीं है। और क्या कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि जो P है जी वो Q से छोटा होना चाहिए, जो P है वो Q से छोटा होना चाहिए और S से भी छोटा होना चाहिए, लेकिन जी T से बड़ा होना चाहिए, और T जो है वो R से छोटा होना चाहिए।
अब ये कह रहा है जो इंटीजर्स हैं 1 through 5 आर यूज टू कंस्ट्रक्ट सच अ नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 को यूज़ करके हमको ये PQRST वाला नंबर बनाना है। अब PQRST वाला नंबर इन्हीं को यूज़ करके बनाना है, तो इन्हीं को अपने को काम में लेना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे, हमको कोई वैल्यू नहीं पता है किस नंबर की कितनी है, हमको क्या पूछा है जी P की वैल्यू क्या होगी। तो पहले हम सबसे छोटे वाले नंबर से स्टार्ट करेंगे। R हमको कह रहा है 1 2 3 4 इसमें से होना चाहिए कुछ, है ना। तो R तो सबसे छोटा होना चाहिए, क्योंकि R जो है वो T से भी छोटा है और T P से छोटा है, P S से छोटा है और P Q से भी छोटा है। तो R बेसिकली अपना सबसे छोटा हो गया, तो R अपना 1 रख लेते हैं। फिर T को अपन 2 रख देते हैं, क्योंकि T जो है वो P से छोटा है और P 2 नंबरों से छोटा है, तो T अपन 2 रख देते हैं। R P को अपन 3 रख देते हैं एक बार के लिए। S को अपन 4 या 5 कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे भी जो है 3 रहेगा, लेकिन अगर यहाँ इसको 4 रख दिया तो यहाँ इसको 5 रखना पड़ेगा, और यहाँ इसको 5 रख दिया तो यहाँ इसको 4 रखना पड़ेगा। पर खैर S और Q को अपने को क्वेश्चन में पूछा ही नहीं, अपने को पूछी किसकी वैल्यू है, P की वैल्यू। तो P की वैल्यू यहाँ से क्लियर है, अपने को क्या हो जाएगी 3। ईजी क्वेश्चन है, फ्री के 2 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट वी विल यूजुअली सॉल्व इट, क्योंकि सॉल्व करने के अलावा इसमें कोई और एक्सेप्शन अपने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्या क्वेश्चन देखा जा रहा है, ये क्वेश्चन है कि अ बिजनेस पर्सन बाइज पोटैटोज फॉर टू डिफरेंट वेराइटीज़। एक वेराइटी है P वेराइटी, दूसरी वेराइटी है Q वेराइटी। अब उन दोनों को ये मिक्स कर देता है इनटू अ सर्टेन रेशियो, और उसको सेल कितने पे कर रहा है, ₹192 पर kg। अब कॉस्ट जो है वैरायटी P की 800 रुपये है फॉर 5 kg और Q की है 800 रुपये फॉर 4 kg। अगर पर्सन को 8% प्रॉफिट हो रहा है तो व्हाट इज़ द P/Q रेशियो, वेट बाय वेट रेशियो पूछ रहा है। अब यहाँ रेशियोज़ दिए हुए हैं सारे ऑप्शन में, अपने को सही रेशियो बताना है मिक्स करके। तो पहले हम क्या करेंगे, P वैरायटी की कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। 5 kg के लिए 800 रुपये हैं, तो 1 kg के लिए कितना हो जाएगा 160 रुपये। उसके बाद अपन देखेंगे कि Q वैरायटी की क्या कॉस्ट आ रही है। Q वैरायटी की कॉस्ट आ रही है 800 रुपये फॉर 4 kg। तो यहाँ पे हम 1 kg की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ 200 रुपीज़ फॉर पर kg। तो जो सेलिंग प्राइस है पर kg वो तो 192 है। सिंस पर्सन को 8% प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस निकालनी है मिक्सचर की अपने को। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो 192 का वैल्यू क्या है, 192 इज़ x प्लस 0.08x, वो है 192। अब 1x प्लस 0.08x करेंगे तो क्या आएगा 1.08x। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, 1.08x इज इक्वल्स टू 192। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 192 डिवाइडेड बाई 1.08, जो कि क्या आएगा अपना 177.78। तो ये आ गई इसकी कॉस्ट प्राइस 177.78। ठीक है, अब P और Q किसी मिक्सचर में अपन मान लेते हैं कि सपोज़ करो कि वो मिक्सचर हमने वो यूज़ किया है, तो अपने पास एक फॉर्मूला आ जाएगा कि 160 टाइम्स P जितना भी था, और ये जो है इसकी जो कॉस्ट प्राइस थी 200 टाइम्स Q, ले करके हमने जो मिक्सचर बनाया 177.78, इसको राउंड ऑफ करके आप 8 भी कर सकते हो, P प्लस Q का है। ठीक है, ये तो रेशियो है P प्लस Q कितना है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, 160P प्लस 200Q, इसका क्या आ जाएगा 177.8P प्लस 177.8Q। इस तरीके से ये इक्वेशन बन जाएगी। फिर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये इधर एक तरफ हम Q वाले जो सारे वैल्यूज़ हैं वो एक तरफ ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 177.8Q इधर आ जाएगा। अब जो जिधर बड़ा है उस तरफ उसको ले लेंगे, यहाँ पे P वाला बड़ा है तो इधर P माइनस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 160P। इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व करते चलेंगे तो ये आ जाएगा 22.22Q इज़ इक्वल्स टू 17.78P। अब अपने को क्या निकालना है P/Q, तो Q को इधर लेके जाएंगे, P/Q यहाँ लेके जाएंगे, इसको यहाँ लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 22.22 डिवाइडेड बाई 17.78। तो ये अपना वहीं पे साइंटिफिक कैलकुलेटर रहता है, चाहो तो खुद भी सॉल्व कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा 5/4। क्वेश्चन में रेशियो ऑलरेडी गिवन है 5:4, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो लास्ट क्वेश्चन अपने पास आ रहा है इस पर बहुत ही ज़्यादा डिबेट क्वेश्चनेबल
क्वेश्चन ये उन्होंने पूछा था, बट फिर भी इट इज़ फेयरली ईजी टू सॉल्व। आपको क्या करना है, 3 विलेजेस हैं P, Q एंड R, लोकेटेड इन सच अ वे दैट डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज़ 13 किलोमीटर्स, Q एंड R इज इक्वल्स टू 14 किलोमीटर्स, R एंड P इज़ 15 किलोमीटर्स, जैसा कि फिगर ए में शो किया हुआ है। जो स्ट्रेट रोड है वो किसको ज्वाइन कर रही है, Q एंड R को। Q एंड R की लेंथ इसमें गिवन है, स्ट्रेट रोड है, ठीक है। इट इज़ प्रपोज टू कनेक्ट P to this road QR by constructing another road. What is the minimum possible length in kilometers of the connecting road? अब QR से, ये वाली रोड से P पॉइंट को कनेक्ट करना है। ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। ये आपकी मर्जी है, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि किस तरीके से आपको कनेक्ट करना है। और ये भी लिख दिया है साथ में नोट लगा के दैट दिस इज़ जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव फिगर। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना के यहाँ पे ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है। बट एक चीज़ इस रिप्रेजेंटेटिव फिगर से क्लियर है कि ये 3 पॉइंट्स हैं और ये वाली जो है वो स्ट्रेट रोड है। स्ट्रेट रोड मतलब ये इस तरीके से, इसको हम बेस मान सकते हैं। बाकी जो रोड्स हैं उनके बारे में कुछ बताया नहीं है, तो हम उनको भी स्ट्रेट मान के मतलब उनको सीधी रोड नहीं मान रहे हैं कि एकदम सीधी है। ऐसे हो सकता है कोई एंगल पे जा रही हो या कुछ और एंगल बना रही हो और बड़ा एंगल बना रही हो, पर हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो रोड है इसके अंदर अपने को एटलीस्ट कुछ और तरीके का यहाँ पर हिंड्रेंस नहीं दिखेगा। हम उसको थोड़ा सा वेवी मान सकते हैं, बट कहीं ना कहीं वो स्ट्रेट ही है। स्ट्रेट ही का मतलब ये नहीं है कि वो आप अपनी मर्ज़ी से कैसी भी रोड बना दोगे। रोड जो है वो थोड़ी सी इस तरीके की रहेगी, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव फिगर को हम मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल है। अब हमको क्या करना है, इसकी हाइट निकालनी है इस ट्रायंगल की, क्योंकि वो हाइट ही होगी जो इसको कनेक्ट करेगी यहाँ पे, ठीक है। अब हाइट निकालने के लिए कोई ट्रायंगल का फॉर्मूला है जो अपने को हाइट देता हो, तो एरिया का फॉर्मूला है, क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट, ये आपका एरिया का फॉर्मूला आ गया। अब ये जो एरिया का फॉर्मूला है इसके अंदर हाफ बेस इंटू हाइट है, लेकिन हाफ बेस इंटू हाइट करने के लिए अपने को एरिया का वैल्यू तो पता हो तभी तो अपन पुट करेंगे और हाइट निकालेंगे। तो हाइट एरिया निकालने के लिए कोई और फार्मूला है। एरिया निकालने के लिए हेरॉन्स फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ट्राइंगल के एरिया के लिए यूज़ होता है हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन्स फार्मूला क्या कहता है कि एस का वैल्यू निकालो। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, हाफ ऑफ योर पेरीमीटर। अब पेरीमीटर निकालना इस केस में इजी है क्योंकि तीनों साइड्स गिवन है, तो अपन इजीली कैलकुलेट कर लेंगे कि पेरीमीटर कितना है। पेरीमीटर अपना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर अपना सेमी पेरीमीटर आ गया है, ठीक है। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एस। अब एरिया क्या है हेरॉन्स फार्मूला के हिसाब से, अंडर रूट एस माइनस साइड ए इंटू एस माइनस साइड बी इंटू एस माइनस साइड सी। तो ये अपनी वैल्यूज़ पुट कर देंगे यहाँ पे। देखो कैलकुलेटर आपको गिवन है, तो कैलकुलेटर की आपको चिंता नहीं करनी है कि इतना कैलकुलेशन कैसे होगा, बस आपको सही सही मल्टीप्लाई और सही सही यहाँ पर क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ए की वैल्यू अपन 13 मान लेंगे, बी की 15 और सी की नहीं, बी की 14 और सी की 15। अब अपने पास कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यूज़ आ जाएंगी √21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। लास्ट में अपने पास आ जाएगा √7056 जो कि 84 का रूट होता है, हमको पता है, हमने यहाँ पे डायरेक्ट ले लिया। वहाँ पर आप अंडर रूट निकाल के भी दे सकते हो। अब अपन इसी 84 स्क्वायर किलोमीटर्स को, एरिया को जो है हाफ बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो 84 की इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस तो अपने को पता ही है, और हाइट, तो ये यहाँ से कट जाएगा 7। 84 इज इक्वल्स टू 7h। अब h का वैल्यू निकालना है, हाइट निकालनी है, तो 84/7 सीधा सीधा हो जाएगा ये 12 किलोमीटर्स। आंसर भी आपका 12 किलोमीटर्स ही है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। की में भी यही आंसर गिवन है, आप लोग इसको की से भी चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। कल के सेक्शन में जो है हम आगे डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी हैं आगे, बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज़ बने रहिए इस सीरीज़ में। जो भी आपके इम्प्रूवमेंट को लेके सजेशंस हों, जो भी आपको लगे, आप प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।